गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि अक्सर जो महिलाएं खिलाड़ी होती हैं, महिला खिलाड़ी होती हैं, उनका यौन शोषण जो पुरुष कोच होते हैं या जो उनके सह खिलाड़ी होते हैं, सहपाठी खिलाड़ी होते हैं, उनका यौन शोषण करते रहते हैं। तो हाल ही के अंदर जो विनेश फोगाट है, उन्होंने WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कुश्ती संघ है, उसके कोच के ऊपर आरोप लगाया है कि विनेश फोगाट का उन्होंने क्या किया है, यौन शोषण किया है। तो उसी के आधार पर ये मीम बना हुआ है, कार्टून बना हुआ है। तो ये जो महिला खिलाड़ी है, ये कोच से कह रही है कि मुझे अधिकारियों से रक्षा वाला दाव सीखना है। WFI अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप, और आरोप किसने लगाया है? तो विनेश फोगाट ने लगाया है। किसने लगाया? विनेश फोगाट ने। ठीक है। तो ये तो आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज ही के दिन इतिहास में ये हम डेली कवर करते हैं, तो इनको तो आप जानते होंगे कौन है ये। तो ये है इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। ये शपथ ले रही हैं। किस चीज़ की शपथ ले रही हैं? तो ये ले रही हैं PM बनने की शपथ। किसकी शपथ? प्रधानमंत्री बनने की शपथ। इनको गूंगी गुड़िया के नाम से भी जाना जाता था, गूंगी गुड़िया। तो बाद में इस नाम को इन्होंने गलत साबित किया। देखते हैं क्या है। तो 1966 में आज ही के दिन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम तय हुआ था, और उनका नाम था इंदिरा गांधी। 1966 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते की रात प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया, जो आज भी रहस्य बना हुआ है कि उनका निधन कैसे हुआ है। अगले दिन गुलजारी लाल नंदा एक बार फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। इसके बाद 19 जनवरी को कांग्रेस संसदीय दल का चुनाव हुआ। इसमें इंदिरा गांधी ने उस समय के मंजे हुए कांग्रेसी नेता मोरारजी देसाई को हराया था। इस दौरान इंदिरा को 355 वोट मिले थे, जबकि मोरारजी देसाई को मात्र 169 यानी कि 169 वोट मिले। इंदिरा ने 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद वे लगातार 3 कार्यकालों तक प्रधानमंत्री रही। 3 कार्यकाल मतलब लगभग 15 वर्षों तक। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते राष्ट्रपति एम राधाकृष्णन 24 जनवरी 1966। तो ये कौन है? तो एम राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये उस समय के राष्ट्रपति थे जो इनको शपथ दिला रहे हैं। और ये कब की घटना है? तो ये 24 जनवरी 1966 की है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब कई लोग क्या करते हैं अपन में से कि रात को सोते समय स्वेटर, मोजे और टोपी पहनकर सोते हैं। तो अगर आप ये पहनकर सोते हैं तो अब से बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें पहनकर आप सोते हैं तो आपको 4 तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। 4 तरह की समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है। और वो 4 तरह की समस्याएं कौन कौन सी है? सबसे पहले तो आपको ब्लड सर्कुलेशन में कमी आ सकती है। जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है उसमें कमी आ सकती है। ठीक है। नींद में कमी आ सकती है, आपको नींद आने में समस्या आ सकती है। तीसरी ये है कि स्किन की एलर्जी हो सकती है, ये मतलब लाल लाल जो रेसेज होते हैं, ठीक है, चकत्ते होते हैं, वो चकत्ते आपके बन सकते हैं। आपका दम घुटने जैसी समस्या भी आपके आ सकती है जब आप रात को स्वेटर, मोजे या फिर टोपी पहनकर सोते हैं। तो ये 4 तरह की समस्याएं आपको आ सकती है। अब इनका इलाज क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इनका इलाज तो ये है कि रात को सोने से पहले मोजे, स्वेटर और टोपी जैसी जो टोपी है, ठीक है, वो पहनकर ना सोएं, तो आपको इन सारी समस्याओं से निजात मिल सकती है। गर्म कपड़ों से एलर्जी हो रही है तो इन सिस्टम से पता कर सकते हैं कि आपको गर्म कपड़ों से एलर्जी हो रही है या नहीं हो रही है। सांस लेने में दिक्कत, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो आप समझ जाइए कि आपको गर्म कपड़ों से एलर्जी हो रही है। दूसरा ये है कि अगर आपको गर्म कपड़े पहनते समय खुजली चलती है, गर्म कपड़े पहनने के बाद खुजली चलती है, तो आपको गर्म कपड़ों से एलर्जी है। रेसेज, अगर लाल लाल रेसेज होते हैं तो आपको उससे भी एलर्जी हो सकती है। कई बार क्या होता है कि जो गर्म कपड़े होते हैं ना, वो ऊन के बने होते हैं, और ऊन के बने कपड़ों में छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं। अगर लंबे समय तक उनको धूप में ना सुखाएं या फिर उनको धोए नहीं, तो उसके अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं, जो इन ड्रेसेस का और एलर्जी का मुख्य कारण हो सकता है। नाक बहना ये भी कारण है, ठीक है, और खांसी, तो ये भी गर्म कपड़ों से एलर्जी के प्रमुख कारणों में से एक है। तो इनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपको गर्म कपड़ों से एलर्जी है या नहीं है। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें।
अब टेस्ट रिजल्ट नहीं पब्लिश कर सकेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट। झूठे फर्जी विज्ञापनों से बेवकूफ बनाने पर एक्शन। स्टूडेंट के बीच में कोचिंग छोड़ी तो लौटानी होगी फीस। तो ये काफ़ी अच्छा है, अगर स्टूडेंट बीच में कोचिंग छोड़ता है तो उसको फीस वापस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये राजस्थान में हुआ है। तो कोचिंग सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइन आई है, वो क्या है हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो राजस्थान सरकार ने कोचिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत प्रदेश भर में जिला स्तर पर कोचिंग निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। किसका? कोचिंग निगरानी समिति का। इसमें पुलिस प्रशासन के साथ अभिभावकों और डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाएगा। ये लगातार नजर रखेंगे। गाइडलाइन के उल्लंघन पर संबंधित कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्टूडेंट्स की शिकायत के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। इसकी निगरानी मुख्यमंत्री स्तर पर की जाएगी, मतलब डायरेक्ट मुख्यमंत्री के कंट्रोल में होगा। कंपटीशन और पढ़ाई के दबाव के चलते स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हो रहते हैं। पिछले कुछ वक्त में काफ़ी स्टूडेंट ने आत्महत्या करी है, जैसे कोटा के अंदर अक्सर महीने के अंदर एक दो केस देखने को मिल जाता है। इसलिए स्टूडेंट की समस्या को दूर करने के लिए कोचिंग गाइडलाइन तैयार की गई है। इसमें स्टूडेंट की पढ़ाई की व्यवस्था में सुधार के लिए, साथ ही उनकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काम किया गया है। ठीक है, तो अब क्या 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 किया गया है वो देख लेते हैं एक बार। जैसे मंगलवार देर रात शिक्षा विभाग की गाइडलाइन में क्या खास है देख लेते हैं। कोचिंग संस्थान और अभिभावकों के पास स्टूडेंट्स के आवास का पता और मोबाइल नंबर होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। हॉस्टल और पीजी सुविधाओं के आसपास पुलिस की गश्त जरूरी होगी। पुलिस थाने में छात्र छात्राओं के लिए अलग हेल्प डेस्क बनेगा, ये बिल्कुल जरूरी है। नहीं तो पुलिस वाले क्या करते हैं, गलत तरह से शक करते हैं और फिर बच्चे पुलिस जाने से डरते हैं। नए कोचिंग सेंटर खोलने से पहले देखना जरूरी होगा कि आसपास कोई शराब या नशीला पदार्थ की बिक्री तो नहीं होती है, ये भी बिल्कुल जरूरी है। कोचिंग संस्थान में आने वाले स्टूडेंट्स और दूसरे लोगों के लिए एक मूवमेंट रजिस्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था की जाएगी। जो कर्मचारी काम करते हैं वहाँ पर उनकी इलेक्ट्रॉनिक जो उपस्थिति है वो दर्ज की जाएगी। साथ ही एक रजिस्टर भी मेंटेन किया जाएगा, जिससे जो बाहर के जो लोग हैं अगर वो आते हैं तो उनका भी रिकॉर्ड हो। उसके बाद स्टूडेंट्स के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोचिंग संस्थानों में जागरूकता सप्ताह का आयोजन होगा। इसके लिए जिला स्तरीय कमेटी अनुभवी मनोविशेषज्ञों की मदद लेगी। तनाव रोकने के लिए कार्यशाला का आयोजन होगा। जिला प्रशासन पर कोचिंग संस्थानों के मासिक कार्यक्रम तैयार करवा कर उनके आयोजन की जिम्मेदारी भी होगी। पुलिस थाने का संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर स्टूडेंट्स को देने होंगे, ताकि वो अपनी समस्याओं को वहाँ पर दर्ज करा सके। पीजी और हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट लागू किया जाएगा। इसमें उनकी पूरी डिटेल, अभिभावकों के संपर्क की सूचना, मासिक किराया, रिफंड नीति, दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी और कोचिंग संस्थानों के नियमों की जानकारी दी जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कोचिंग संस्थान हॉस्टल में कार्यरत पुलिस स्टाफ की पुलिस वेरिफिकेशन करना भी जरूरी है, ताकि कोई भी आपराधिक तत्व किसी भी तरह की पोस्ट के ऊपर तैनात न किया जा सके। स्टूडेंट के कोचिंग आने जाने के समय का कारण सहित एंट्री रजिस्टर में करवानी होगी। कोचिंग संस्थानों द्वारा झूठे और फर्जी विज्ञापन दिखाकर छात्रों को बेवकूफ बनाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हॉस्टल और कोचिंग में बाहर से आने वाले व्यक्तियों का पूरा रिकॉर्ड, व्यक्तिगत पहचान, मोबाइल नंबर, आने का कारण और रजिस्टर में मेंटेन करना होगा। शाम को कोचिंग आने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए रोशनी भी होना जरूरी है। तो ये गाइडलाइन काफ़ी सही है, लेकिन गाइडलाइन बनाने से क्या होता है, पालन भी तो हो। कोचिंग हॉस्टल में सुरक्षा गार्ड के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। शिकायत मिलने पर हॉस्टल, मैस, टिफिन सेवा देने वालों की जांच, चिकित्सा और रसद विभाग के संयुक्त दल से कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारी गाइडलाइन आप पढ़ लीजिए यहाँ से, ठीक है। फिर आप मुझे बताइए कि आपको कैसे लगी ये गाइडलाइन, और आप चाहते हैं कि इनमें से कौन सी गाइडलाइन पूरी तरह से पालन हो और कौन सी की नहीं। 30 दिन में शिकायत करना होगा समाधान। अगर बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर बीच में कोचिंग छोड़ के जाता है तो उसको फीस वापस करनी होगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को फीस वापस करनी होगी, लेकिन उसके लिए यह अपील 30 दिन के भीतर करनी होगी, ठीक है। अपीलेट अथॉरिटी में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव चेयरमैन होंगे। इसमें डिप्टी सेक्रेटरी, पुलिस महानिदेशक या उसके नॉमिनी, कॉलेज शिक्षा कमिश्नर, उच्च शिक्षा विभाग के वित्तीय सलाहकार और राजस्थान विधि सेवा के अफसर सदस्य होंगे। कुछ अगर ऐसे कोई समस्या आती है, ठीक है, संबंधित कोचिंग इंस्टीट्यूट से कार्रवाई, अगर उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो ये प्रमुख लोग होंगे उसके अंदर, समिति के अंदर, और वो काम करेंगे और 45 दिनों के अंदर ही उनको फैसला सुनाना होगा। अपीलेट अथॉरिटी का फैसला ही अंतिम होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि कितने दिन में फैसला देना होगा। तो अपील तो 30 दिन में करनी होगी, फैसला 45 दिन में देना होगा, और अपीलेट अथॉरिटी का जो फैसला होगा वही अंतिम होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये जो खबर है ये बिहार वालों के लिए काफ़ी गर्व गौरवान्वित महसूस करने वाली खबर है। बिहार के बच्चे गणित में सबसे आगे, लेकिन भाषा में पिछड़े हैं। 71.7% लेते हैं ट्यूशन। तो बिहार की ये
है कि 71.7% जो स्टूडेंट हैं वो ट्यूशन लेते हैं। देश में सबसे अधिक जो ट्यूशन लेने वाले विद्यार्थी हैं वो पश्चिम बंगाल के हैं, जहाँ पर 74.2% बच्चे ट्यूशन लेते हैं स्कूल के बाद। ठीक है, स्कूल तो जाते ही हैं, उसके बाद ट्यूशन लेते हैं। ठीक है, तो राज्य में सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों में पढ़ने वाले ज़्यादा बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 2018 में कक्षा 1 से 8 तक 62.2% बच्चे शुल्क देकर ट्यूशन पढ़ते हैं। यह संख्या 2022 में 71.7% हो गई है, जबकि 2014 में 53.6% बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे। राज्य के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 72.4% तो सरकारी में 71.6% ट्यूशन लेते हैं। देश में सबसे अधिक बंगाल में 74.2% बच्चे ट्यूशन लेते हैं। राष्ट्रीय औसत 30.5% है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि देश में सर्वाधिक ट्यूशन लेने वाले विद्यार्थी कौन से राज्य से, तो वो है पश्चिम बंगाल से 74.2%, जबकि राष्ट्रीय औसत ट्यूशन लेने वालों का राष्ट्रीय जो औसत है वो कितना है, वो है 30.5%। उड़ीसा में 53.6, झारखंड में 45.3, उत्तर प्रदेश में 23.7, महाराष्ट्र में 15.1, मध्य प्रदेश में 15, राजस्थान में यह संख्या सबसे कम है, 4.6% बच्चे ही ट्यूशन लेते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में सबसे कम है, जबकि सबसे ज़्यादा है पश्चिम बंगाल के अंदर है 64.2%, राष्ट्रीय औसत है 30.5%। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये आज के करंट अफेयर जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।